देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि मस्जिद अक्सा कौन-सी है, क्योंकि इसको लेकर गलतफ़हमी अक्सर लोगों के अंदर है। जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया मस्जिद अक्सा कहलाता है, जिसको चारों तरफ से ब्लैक बॉर्डर से हाइलाइट किया गया है। दरअसल ये मस्जिद अक्सा की दीवार है और उसी के पूरे एरिया को मस्जिद अक्सा कहते हैं, जिसमें 5000 लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं। ये बात समझ गए होंगे कि मस्जिद अक्सा कौन-सी है, तो यही पूरी एरिया का नाम मस्जिद अक्सा है। अब इस एरिये यानी जो चारों तरफ से दीवारें हैं, उसके अंदर गोल्डन कलर का जो गुंबद है, उसका नाम कुब्बतुस सखरा है और उसी के नीचे चट्टान है, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। और इसी एरिये में मस्जिद अल-क़िबली है, जिसे मस्जिद अक़सा भी कहते हैं, जो मुसलमानों का पहला किबला थी, जिसकी तरफ मुसलमान पहले रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बागात हैं, चश्मे हैं, तो यही पूरा एरिया मस्जिद अक़सा कहलाता है। चारों तरफ से घिरी हुई दीवारों के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वही पूरी मस्जिद अक़सा के हिस्से में आती हैं। अब हम आते हैं हमास ग्रुप की तरफ कि हमास क्या है। हमास की बुनियाद 1987 में रखी गई थी। हमास की बुनियाद 1987 में रखी गई थी। हमास के चार्टर ने 1988 में इस बात की तौसीक की कि हमास की बुनियाद फ़लस्तीन को इंक्लूडिंग नए दौर के इसराइल को इजरायली कब्ज़े से आज़ाद कराने और उस इलाके में एक इस्लामी रियासत कायम करने के लिए रखी गई। ग्रुप ने अक्सर कहा है कि वो जंगबंदी कबूल करेगा अगर इसराइल 1967 की सरहदों से पीछे हटता है, मुआवजा अदा करता है, इलाकों में आज़ादाना इंतखाबात की इजाज़त देता है और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को वापसी का हक देता है। अब अगर हम देखें हमास का सोशल सर्विस विंग, तो एक दावा है और एक अस्करी विंग यानी जो फ़ौजी विंग है वो है इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड, जो अभी इसराइली फोर्सेस से लड़ रहा है। और ये जो हमास है, इसने 2006 के फ़लस्तीनी कानून साज इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी की पार्लियामेंट में भी अक्सरियत हासिल है इसी को। जहाँ कई देश उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, वहीं ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। दिसंबर 2018 में हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में निंदा करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित होने में विफल रहा। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि कोई अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने मुल्क और अपनी ज़मीनों फ़लस्तीनियों को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा है, तो उसे आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है। उसी को लेकर सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि इसका मतलब जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या वो भी आतंकवादी थे। आज़ादी तो एयर कंडीशन रूम में बैठकर तो मिलेगी नहीं, उसके लिए कुर्बानी देनी होती है, हर चीज़ की। जेल भी जाना पड़ता है, फांसी पर भी चढ़ना पड़ता है, अपनों का बिछड़ भी जाना होता है। आज जो चीन भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, और अगर भारतीय फ़ौज चीनियों से जंग करती है और अपनी ज़मीनों को आज़ाद कराती है चीनियों से, तो क्या भारतीय फ़ौज आतंकवादी कहलाएगी। तो हम सभी का जवाब होगा कि अपने हक के लिए लड़ना आतंकवाद नहीं कहलाता है। अपने हक के लिए लड़ना सही कहलाता है, आतंकवाद नहीं कहलाता है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान हुए युद्ध में दोनों देशों में से किसी को आतंकवादी नहीं कहा गया, लेकिन वहीं इसराइल और फ़लस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहे हमास को क्या कहा जा रहा है, आप उसको भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी बातों और हरकतों को क्या कहा जाता है, डबल स्टैंडर्ड। इधर फ़लस्तीन में हुए जुल्म को लेकर अलीगढ़ के छात्रों ने भी प्रोटेस्ट किया, फ़लस्तीन के समर्थन में और इसराइल के विरोध में। स्टूडेंट का कहना है कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो देश व दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती है, और अब जबकि फ़लस्तीन में संकट है तो सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। इधर एक चौंकाने वाली खबर ये भी आई। ट्विटर पर साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सरकार की वेबसाइट को हैक कर लिया। रूसी हैकर समूह किलनेट ने हमास के लिए समर्थन व्यक्त किया है और इसराइल के बारे में निम्नलिखित बयान दिया है। इजरायली सरकार, आप इस रक्तपात के लिए जिम्मेदार हैं। रक्तपात यानी ऐसी जंग जिसमें खून बहता हो, जिसमें लोग जख्मी होते हों। आगे वो ये कह रहा है, 2022 में आपने यूक्रेन में आतंकवादी शासन का समर्थन किया था, आपने रूस को धोखा दिया। आज किलनेट आधिकारिक तौर पर आपको इसकी